कि लास्ट मिनट जो बच्चे पढ़ते हैं खास करके किन चीजों को उन्हें पढ़ लेना चाहिए और किन चीजों को छोड़ देना चाहिए? क्या नए जो चैप्टर्स कुछ बच्चों के छूट जाते हैं, वो नहीं पढ़े होते, तो क्या लास्ट मिनट में उन्हें नए चैप्टर्स शुरू करने चाहिए या देखना चाहिए? तो एज ए टीचर मैं ये बच्चों को कभी नहीं सजेस्ट करूंगा कि लास्ट मोमेंट पे नया कंटेंट उठाए। उससे क्या होता है, बच्चे पे मेंटल प्रेशर बढ़ता है एंड जो ओवरऑल प्रिपरेशन है वो वर्क होती है। तो मेन उनको सजेशन ये रहेगा कि आप अपने कोर एरिया से फोकस करें। कोर एरिया कौन से हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एनालिसिस से पता लगेगा, और जो अपनी स्टैंडर्ड बुक है उस तक ही सीमित रहे। कोई नई टॉपिक नए चैप्टर्स इस समय पे ना उठाए। फोकस हमारा होना चाहिए इस टाइम पे मल्टीपल रिविजन करने पे। इसके अलावा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पे ठीक ठाक फोकस चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये एक रिटन एग्जाम है ना। तो बेशक अगर आपको चीज पता है पर आप उसको लिख के एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो वो एक अलग दिक्कत। तो उसको ओवरकम करने के लिए एक डिसेंट अमाउंट ऑफ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, लिमिटेड रिसोर्सेज रखें, मल्टीपल रिविजन करें और एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाएं, ताकि हमें जितना पता है ना उसके बेसिस पे हम मैक्सिमम नंबर कैसे प्राप्त कर सकें इसकी। प्रणय, मैंने ना अपने शुरू से मेरी अपनी पर्सनल थ्योरी रही है, मैं बुक तो पढ़ती रही हूँ, किताबें पढ़ती रही हूँ, लेकिन जो किसी के पर्सनल खुद गेन किए हुए नॉलेज होते हैं मैं उन पे ज्यादा विश्वास करती रही हूँ, और वो जो बताते रहे हैं उसी पे मुझे लगता है आधारित आपके रोज के जीवन में भी आपको काफी फायदा और मदद मिलती है। तो मेरे अपने पर्सनल जो एक्सपीरियंस रहे हैं, मैं हमेशा सुनकर या फिर सिर्फ पढ़ के मुझे चीजें याद नहीं होती थी। मैं जब तक उसको लिख नहीं लेती थी तब तक मुझे कोई चीज याद रहती नहीं थी। तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, ये बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या आपको सिर्फ पढ़ करके चीजें याद रख लेनी चाहिए, या आपको लगता है रिवीजन का बेस्ट तरीका क्या है? पढ़ने के बाद आपको उसको लिख भी लेना चाहिए? तो लिखने का अवश्य बहुत फायदा होता है रिवीजन के पर्पज से। एक हमारे ना मसल मेमोरी भी होती है इसमें। दूसरी बात, रादर दैन बुक से पढ़ना, अगर खुद के टॉपिक के नोट्स हैं तो वो बेहतर याद रहते हैं। खुद की हैंडराइटिंग का लिखा हुआ ज्यादा दिमाग में काम पड़ जाती है। तो अपने हैंड रिटन नोट्स अगर आपके ऑलरेडी रेडी हैं तो उनको अवश्य यूज करें, है ना। उससे क्विकर रिविजन होगा। अगर समय आपके पास है इतना, प्रैक्टिकली स्पीकिंग एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बना के कि आप लिख के रिवाइज कर सकते हैं तो लिख के रिवाइज करें, राइट। तो आई विल कंप्लीटली एग्री विद यू ऑन दैट कि उसका एक अपना ही फायदा रहेगा कोई भी स्टूडेंट है फॉर दी बोर्ड एग्जाम। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के टाइम में टाइम मैनेजमेंट, घर पर भी, एग्जामिनेशन सेंटर पर भी। तो चलिए, घर पर वाला पार्ट तो अब ऑलमोस्ट खत्म हो गया है क्योंकि अब तो एग्जाम शुरू हो गए हैं। जरा ये बता दीजिए कि एग्जामिनेशन हॉल में जब बच्चे जाते हैं तो वहां पर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? क्योंकि कई टीचर्स के कंप्लेन आते हैं कि बच्चे हड़बड़ी में क्वेश्चंस भी ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं और बहुत ही घबराहट में वो तुरंत जवाब देने में रहते हैं। तो वो क्या करें? और दूसरा, साथ ही साथ ये भी जवाब दे दीजिएगा कि आजकल एग्जामिनेशन में आंसर लिखने का भी तरीका बदल गया है, तो क्या पॉइंटर्स में लिखना ज्यादा सही है या फिर डिस्क्रिप्टिव वे में ही लिखना सही है? बिल्कुल। तो बच्चों को एग्जामिनेशन हॉल में सबसे पहली अव्वल चीज जो करनी है, उनको एक अपना काम मेंटेन रखना है, अर्थात पैनिक नहीं करना है। सबसे बड़ी दिक्कत आती है जब बच्चा मेंटली पैनिक हो जाता है एग्जामिनेशन सिचुएशन में। और अगर आपकी ओवर अ लॉन्ग पीरियड सिस्टमैटिक थरो प्रिपरेशन रही है तो रिजल्ट नेचुरली अच्छा आएगा या पॉजिटिव आएगा, आप ये मान के चलिए। दूसरी चीज, हमें एग्जामिनेशन हॉल में क्या करना है ना, एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनानी है, ठीक है। जिसमें पहली चीज हो गई दैट यू मेंटेन, यू डू नॉट पैनिक। दूसरी चीज हो गई, जो इंस्ट्रक्शन दे रखी है उनको बड़े शांत स्वभाव से पढ़िए, ठीक है जी। तीसरी चीज, आप मान के चलिए कि पेपर मिलते ही एक इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद एक नजर मारिए, ओवरऑल सेंस ले लीजिए सो दैट यू गेट अ सेंस ऑफ द पेपर कि आप कितने पानी में हैं। चौथी चीज आप क्या करेंगे, जो आपको सवाल इजी लगते हैं उनको पहले अटेम्प्ट करें। उससे क्या होगा, एक मेंटल फायदा होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। दूसरा, वो वाले क्वेश्चंस आप जल्दी भी निपटा पाएंगे, तो आपको जो कठिन सवाल है उनके लिए ज्यादा समय मिलेगा। पांचवा, बी वेरी कॉन्शियस ऑफ नीड फॉर टाइम मैनेजमेंट। फ्रॉम दी वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या करना होगा, आपको ये देखना होगा कि आप हर क्वेश्चन या सेक्शन में जितना निर्धारित समय है उससे ज्यादा नहीं खर्च कर रहे। अगर आप किसी क्वेश्चन में ज्यादा समय देके बहुत ब्रिलियंट आंसर्स लिख देते हैं
पर उसके चक्कर में कुछ और क्वेश्चन छूट जाते हैं तो नेट आपका नुकसान होगा। इसके अलावा आपको ये देखना है कि जो आप आंसर्स लिख रहे हैं उनकी प्रेजेंटेशन उचित है, स्ट्रक्चर्ड वे में आंसर्स लिखें, एग्जामिनर फ्रेंडली आंसर्स लिखें कि एग्जामिनर को चेक करने में आसानी। फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर सब हेडिंग्स वगैरह नीटनेस आंसर शीट में बनाए रखें। अगर आंसर शीट में मेरे को बहुत ज्यादा काटा पीटी दिखती है या घुसड़ मुचड़ सा लिखा हुआ दिखता है तो वो मेरे लिए एक सुखद के बजाय दुखद एक्सपीरियंस होता है कॉपी वैल्यूएशन का, तो मैं आपको उसके लिए पेनलाइज करूंगा या कम नंबर दूंगा। तो बड़ी बेसिक चीज कि आप नीटनेस और क्लीनलीनेस बनाए रखें अपनी आंसर शीट। इसके अलावा मैं ये कहूंगा कि हर क्वेश्चन की जो कोर जरूरत है या एक्सपेक्टेशन है ना, डिमांड है, उसको ढंग से जांचें। क्वेश्चन समझे आपसे क्या पूछ रहा है एंड स्टिक टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इन द आंसर। बिल्कुल, ठीक है, यानी टू द पॉइंट होना चाहिए, एब्सोल्युटली टू द पॉइंट होना चाहिए। और जो आपने सवाल पूछा था कि डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखते हैं या पॉइंट्स में, वो डिपेंड करता है ऑन द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। एग्जैक्टली, कुछ क्वेश्चंस में पॉइंट फॉर्म आंसर्स बेहतर प्रेजेंटेशन स्टाइल है। फॉर एग्जांपल अगर किसी चीज से फीचर्स पूछते जी, तो वो फीचर्स 5 फीचर्स हैं, आप 1 2 3 4 5 करके लिख सकते हैं। बिल्कुल, परंतु अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझाना है, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन वगैरह देनी है, तो वहां पे डिस्क्रिप्टिव आंसर विल बी एडवाइजेबल। बिल्कुल। तो प्रैक्टिस के समय पे आपको दोनों तरह के आंसर स्टाइल को कल्टिवेट करना होगा और ट्राई करना है एग्जामिनेशन हॉल में जो उचित लग रहा है क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से उसको इस्तेमाल करें। बिल्कुल, आपने बहुत बहुत सही लोगों को जानकारी दी और ये स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा ये जानने समझने के बाद। एक तो वही कि जो आपने बताया कि बिल्कुल घबराने की और चिंता करने की बात नहीं है, हड़बड़ी में ना रहें, पहले ढंग से आप क्वेश्चन पेपर पढ़ें, उसके बाद फिर एक एक करके जैसे आपने बताया कि जो ईजी क्वेश्चन है वहां से आप शुरू। डॉक्टर शिखा, आपके पास आते हुए कई बार ऐसा होता है, हम भी ऐसा महसूस करते हैं कि कोई बड़ा दिन होता है हमारे लिए, तो मतलब बच्चों के लिए तो ये रहता है कि भाई एग्जाम से बड़ा दिन और कुछ हो ही नहीं सकता है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डे। वैसे ही हम लोगों के लिए भी अगर कोई बड़ा इवेंट है या कुछ है तो वो दिन हमारे लिए बहुत बड़ा दिन हो जाता है, तो उस समय इतनी एंग्जाइटी होती है और अंदर पता नहीं कितना केमिकल इम्बैलेंस चल रहा होता है, क्या चल रहा होता है, सुबह सुबह भूख नहीं लगती है, बिल्कुल मन नहीं करता है कि आप बहुत कुछ खा लें और हेवी कुछ खा के जाएं, लेकिन एज यूजुअल पेरेंट्स चाहते हैं कि भाई बच्चा एग्जाम देने जा रहा है तो कुछ खा के जाए। ऐसे में क्या खिलाया जाए कि बच्चा लाइट भी फील करे और बहुत हेवी भी फील ना करे और कुछ खा के जाए एग्जाम देने? डॉक्टर शिखा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी, पहली चीज है कि दूध की बनी हुई चीज ना दें क्योंकि उससे ब्लोटिंग और गैस हो जाती है। नेक्स्ट थिंग इज कि जैसे केला है या जैसे आप दलिया देना चाहते हैं, मगर दलिया वेजिटेबल दीजिए, दूध के अंदर दलिया मत दीजिए। आजकल किनवा वेजिटेबल्स डाल के आप दे सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। कोई भी फ्राइड चीज ना दें, जैसे चिल्ला है, परांठी है, ये फ्राई करके ना दें बिकॉज फ्राइड फूड से नॉर्मली गैस होनी शुरू हो जाती है बच्चों में। नेक्स्ट थिंग इज कि ओवर फीड बच्चे को ना करें। मदर्स टेंड टू फील कि भाई बच्चा कमजोर ना फील करे। एग्जाम से पहले पेट हमेशा लाइट रखें बिकॉज पेट सेंसिटिव होता है। छोटे मील्स दें, दैट इज मच बेटर देन कि एक बहुत बड़ा मील दे दिया बिकॉज कई बच्चों को नींद भी आती है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड जरूर दें। लो ग्लाइसेमिक का मतलब है कि चावल की बनी हुई चीजें, आलू की बनी हुई चीजें, ब्रेड, शुगर, ये सारी चीजें एग्जाम से पहले ना दें। नॉर्मल ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसको कहते हैं, जैसे आप किनवा है, दलिया है या ओट्स हैं या बार्ले है, इनकी बनी हुई आप चीजें दें। कोशिश करें जैसे आजकल रेडी टू ईट सीरियल्स आते हैं वो आप सुबह दूध में ना दें बिकॉज उससे बच्चा ज्यादा गैसी फील करेगा। और हाँ, हमेशा बच्चे साथ में एग्जामिनेशन सेंटर में जैसे आप एक पैकेट बना सकते हैं, जैसे उसमें आपने थोड़ा सा मुरमुरा डाल दिया, थोड़ा सा उसमें आपने रोस्टेड मूंगफली, थोड़ा बादाम, ताकि अगर बच्चे को स्नैक टाइम के लिए अगर आपको कुछ देना है तो ऐसा ना हो कि आप चिप्स पैकेट खरीद रहे हैं और एरिएटेड ड्रिंक्स उसको दे रहे हैं। और पीने के लिए कोकोनट वाटर बहुत अच्छा है। एंड उसके अलावा फ्रूट्स हमेशा आप बच्चे को दें बिकॉज दैट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर अदर देन व्हाइट शुगर। बिल्कुल बिल्कुल। परमजीत, डॉक्टर परमजीत, आपके पास आते हुए बच्चों के बारे में तो हमने बहुत बात कर ली, लेकिन मुझे लगता है कि पेरेंट्स को भी इसमें लाना हम जरूरी हो गया है क्योंकि ऑफ कोर्स जैसा कि हमने शुरुआत में ही कहा था कि ये एग्जाम सिर्फ बच्चों का नहीं, पेरेंट्स का भी होता है, परिवार भी उसमें शामिल होते हैं। तो ये बताइए कि अगर बच्चे उम्मीद से, पेरेंट्स की उम्मीद से अगर वो कम नंबर लाते हैं, कम मार्क्स लाते हैं, उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, किस तरह से ट्रीट करना चाहिए बच्चों को?
सबसे पहले किसी भी परीक्षा के अंक जीवन के सफर में महत्वहीन हो जाते हैं। मुझसे आज तक किसी मरीज ने मेरे 12th के या मेरे एमबीबीएस के नंबर नहीं पूछे हैं। लोग मेरी क्षमता से आते हैं, ना कि मेरे नंबरों से। मेरे सभी साथी, आप और सभी साथी, सबकी क्षमता पहले बोलती है, उनके नंबर नहीं। पेरेंट्स को खुद ये समझना होगा और बच्चों पे प्रेशर हटाना होगा। हाँ, कई बार अपेक्षा से कम अंक आते हैं, इसको समझना जरूरी है, पर पहला कदम तो बच्चे के कंधे पे हाथ रख के ये कहना होगा कि ये जीवन का अंत नहीं है, ये शुरुआत है। यहाँ से हम एक नई शुरुआत कर कर आगे नई चीजें ढूंढेंगे। इसका आकलन जरूर किया जाए, क्या बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है, कहीं हम बच्चे को पुश तो नहीं कर रहे हैं गलत दिशा में, गलत सब्जेक्ट्स में। क्या पढ़ने का तरीका बच्चे का रिफाइन करने की जरूरी है, क्या सब्जेक्ट्स डिफरेंट होने होंगे। इसको एज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट और रूम फॉर डेवलपमेंट यूज जरूर किया जाए, पर पहला कदम सवाल उठाने से पहले कंधे पर हाथ रखना जरूर होना होगा। जी बिल्कुल। मीनल, आपसे पूछना चाहेंगे, एक वो मंत्र, एग्जामिनेशन सेंटर जाने से पहले बच्चे क्या करें? पॉजिटिव अफर्मेशंस। तो आप अपने you've seen कि बच्चे एकदम जाने लगते हैं तो कई बार बोलते हैं कि अरे मुझे ये भी याद नहीं आ रहा। वो नेगेटिव कुछ अपने आप को बोलने लगते हैं और फिर उसके बाद लगते हैं अरे मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर पॉजिटिव अफर्मेशंस बहुत बढ़िया काम करती हैं। सो एग्जाम जाने से पहले पॉजिटिव बातें अपने आप को बोल के जाइए और पॉजिटिव अफर्मेशंस कीजिए कि आई हैव डन माय कंप्लीट सिलेबस। मैं इस एग्जाम में बहुत अच्छे से सक्सेसफुल होने वाली हूँ, मुझे सब याद है, आई एम वेरी काम, आई एम वेरी कंपोज। सो ये वाला अफर्मेशंस बार बार आपके माइंड में जाती हैं एग्जाम से पहले, तो आपको बहुत एट ईज कर देती हैं। सो इंस्टेड ऑफ गेटिंग एंग्शियस एंड पैनिक्ड अबाउट कि ओह मेरा एग्जाम है और मुझे अब कुछ याद नहीं आ रहा है, मेरी रिवीजन पेंडिंग है या मेरा कुछ पेंडिंग है सिलेबस, इंस्टेड ऑफ दैट अगर आप पॉजिटिव अफर्मेशंस करेंगे तो इट रियली हेल्प्स। इट हेल्प्स ओवरऑल आपके माइंड को काम करने के लिए भी, और आपके एग्जाम में भी आप देखेंगे इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा। आप बड़े कूल माइंड से अच्छे से एग्जाम कराएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर परमजीत, यहाँ पर जब हम इतनी चर्चा कर रहे हैं और इस तरह की चर्चा हर बार एग्जामिनेशन टाइम पे होती है, आपको नहीं लगता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी कुछ और बदलाव होने की जरूरत है? जैसे कि एक बहुत अच्छा बदलाव इस बार हुआ है कि 2 बार बच्चे कम से कम एग्जाम दे पाएंगे। ये मुझे लगता है कि ज्यादातर बच्चों और पेरेंट्स सबने वेलकम किया है इस चीज को। आपको नहीं लगता कि कुछ और बदलाव होने की जरूरत है इसमें, ताकि ये प्रेशर, ये स्ट्रेस जो है वो कम हो सके? इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारा एजुकेशन सिस्टम रिजल्ट ओरिएंटेड है, प्रोसेस ओरिएंटेड नहीं है। माय कलीग हियर प्रणय कैन ऑब्वियसली शेड मोर लाइट ऑन इट, पर सिस्टम को एफर्ट ओरिएंटेड होना होगा। हमें एफर्ट को रिस्पेक्ट करना होगा, हर बच्चे की इंडिविजुअल स्ट्रेंथ को जानना होगा। इस मामले में हमारा एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं पीछे जरूर रह जाता है। बिल्कुल। इसमें पेरेंट्स, एजुकेशन सिस्टम, समाज, बच्चे, सबको मिलजुल कर काम करना होगा, वरना शायद इसको बदल पाना संभव नहीं। बिल्कुल। प्रणय, आपसे एक आखिरी कमेंट इस पर चाहूंगी, आपको क्या लगता है? सिस्टम में बहुत सारे बदलाव सरकार अभी रिसेंटली भी लेके आई है, पर और भी कई बदलाव हैं जो इस एग्जाम का जो हवा है ना उसको रिड्यूस करने में एग्जैक्टली समाज को जरूरत है, सारे स्टेक होल्डर्स को जरूरत है, चाहे वो सरकार है, चाहे स्कूल्स है, चाहे फैमिलीज है, राइट। तो हमें एज ए सोसाइटी क्या देखना है, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट और स्किल बिल्डिंग का तरीका लाना है बच्चे में, रादर दैन जो अभी फोकस है ना एग्जाम के प्लानिंग पे फोकस है कि रट के बस उलट आए एग्जाम में, उसके अगले दिन बच्चा भूल जाता है बेटा। एग्जैक्टली और इसीलिए हम देख रहे हैं अब अपने आसपास एजुकेशन सिस्टम को चेंज होते हुए अब लर्निंग बाय डूइंग पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। रोट लर्निंग कम से कम हो, ये ध्यान दिया जा रहा है। वो रट्टा मार पढ़ाई जो हमने पढ़ ली है अब वो खत्म धीरे धीरे होती जा रही है। अब लर्निंग बाय डूइंग, कॉन्सेप्ट क्लियर करने पर लोग ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ऐसे स्कूल्स भी हमारे आसपास खुल रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। इसी के साथ बस इतना ही कहना चाहेंगे, एग्जाम्स चल रहे हैं, लेकिन कोई भी परीक्षा आपके जीवन में महज एक पड़ाव हो सकती है, आपका पूरा जीवन नहीं हो सकता है। और परिवार को, पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को सपोर्ट करें, ना कि स्ट्रेस और एंजाइटी उनकी बढ़ाए।